क्लास हमारी, जैसा हम पिछली बार हमने जो भी हमारी क्लास हुई है प्रश्न शास्त्र की, तो अभी तक केवल बेसिक पढ़ा है। चूँकि आपने, अनिता जी ने आज लेट ज्वाइन किया है, तो मैं बता दूं केवल हमने अभी तक प्रश्न शास्त्र में जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने P1 और P2 में पढ़ी हैं, उन बेसिक को ही पढ़ा है कि राशियों के स्वभाव, है ना, राशियों के मूल धर्म, राशियों के गुण धर्म, राशियों के राशि किसमें जो है कौन सी राशि किसमें मूल त्रिकोण में होती है, जो सारी बेसिक चीज़ें हैं उसका केवल रिवीजन किया है। तो आज हम सर इसके ये आगे पढ़ा जी रहे हैं सर, जी ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं प्रश्न शास्त्र? आपके पास कौन सी बुक है? कोई सी भी बुक नहीं है सर, मुझे तो अभी बुक्स लेनी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी जो अवेलेबल हो आप या तो बता देना कौन कौन सी हैं, वो आ जाएंगी सीधे आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। जी आप सजेस्ट कर दीजिए कौन सी बुक से है पढ़ा ना, जाए। दीपक जी दीपक सर आवाज कट रही है आप। कपूर की बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। आवाज आ रही है? सर बीच में कट रही थी, आप जब बुक का नाम बता रहे थे तब कट रही थी आवाज। सर मैं शेयर दीपक कर दूंगी कपूर, दीदी से पिक्चर्स। दीपक, हाँ शेयर कर देना आप उनका वो, ठीक है। जी 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 वो बुक आप ले लीजिएगा, और मैं तो कम से कम 4-5 बुकों के मिश्रण से पढ़ाता हूँ। तो आज हम जो हमने बेसिक पढ़ा था उसके आगे से पढ़ रहे हैं कि जैसे शरीर के अंग की अगर बात करें, चूंकि आप लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं तो इसको कुछ समझने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। जैसे सूर्य हड्डियाँ, चंद्रमा रक्त, मंगल मज्जा, बुध त्वचा, बृहस्पति चर्बी, शुक्र वीर, शनि स्नायु में मांसपेशियाँ, और राहु केतु हड्डियाँ और पैर। तो इसमें यहाँ देने का मतलब ये है, मकसद ये है कि जो धातु, मूल और जीव, जो 3 वर्ड हैं मैंने शुरू में समझाए थे, इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे प्रश्न शास्त्र में। देखिए जैसा कि ब्रह्मांड में कहा जाए या प्रकृति में कहा जाए, अगर प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ हमको दृश्य अदृश्य है, वो इन तीन वर्णों से ही बनी है। जैसे मीन्स कोई भी प्रकार की धातु होगी, कुछ भी चीज़ अगर हम वस्तु देखते हैं तो वो कोई ना कोई धातु होगी। मूल, कोई भी वनस्पति, किसी प्रकार की वनस्पति, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो केवल जंगली हो, किसी प्रकार की हो, वो मूल कहलाती है। और जीव, जीव में हम सारे जीव आ जाते हैं, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जानवर हो, किसी प्रकार की जो भी आत्मा, जीवात्मा है, वो जीव कहलाती है। तो 3 वर्ड हैं, इन 3 वर्ड का अपने प्रश्न शास्त्र में बहुत उपयोग है। कारण क्या है कि जब भी हम प्रश्न शास्त्र या प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली हमेशा किसी के पूछे गए प्रश्न के आधार पर बनाई जाती है। पूछा हुआ प्रश्न जो जहाँ तक किसी भी संबंधित विषय से पूछ सकता है, उसका विषय कुछ भी हो सकता है। अगर बात की जाए कुंडली की, तो ये बात जरूर है कि कोई भी प्रश्न हमारी कुंडली के 12 भाव के अलावा बाहर नहीं जाता। जितने हमारे 12 भाव हैं वो कहीं ना कहीं भाव से रिलेटेड होता है, और इसके साथ ही वह प्रश्न, चाहे उसका विषय कोई भी हो, इन 3 चीजों से विरक्त नहीं हो सकता। धातु, मूल और जीव, इन 3 वर्ड से अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि क्योंकि जब हम धातु, मूल और जीव को थोड़ा समझ लेंगे तो जब प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है,
जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति हमारे पास आया और उसकी कोई वस्तु खो गई है। अब वो वस्तु जो खोई है वो किस प्रकार की है और कौन सी वस्तु है, तो कहीं ना कहीं वस्तु किसी न किसी धातु रूप में होगी। अब वो धातु कैसी है, तो जब तक हमको उसका बेसिक नहीं मालूम होगा तो हम वस्तु को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए धातु, मूल और जीव, इन तीन वर्ड को, तीन जो हमारे वर्ड हैं, इनका क्या मतलब है, इसमें कैसा उपयोग है, तो ये हम सीखेंगे। धातु अथवा खनिज, क्योंकि धातु और खनिज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान के चलिए, जब हमने, आप लोगों ने, किसी ने साइंस पढ़ी होगी, प्राइमरी साइंस ही पढ़ी होगी, बेसिक वाली, तो उसमें आपने देखा होगा धातु कई प्रकार की हैं और खनिज कई प्रकार के हैं। अभ्रक है, बस अपने क्या कह सकते, बस्ता है, जस अभ्रक है, कई प्रकार की धातुएं, खनिज हैं, उन दोनों का मिक्सचर है। तो धातु अथवा खनिज को अगर हम ग्रह के रूप में देखें तो चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि इसमें आते हैं, जो मुख्य रूप से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं या इससे इनका रिलेशन है। इसी प्रकार से मूल अथवा जड़ की बात करें तो उसमें सूर्य और शुक्र आते हैं, और अगर जीव अथवा प्राणी की बात करें तो उसमें बृहस्पति और बुध आते हैं। तो कुछ कैटेगराइजेशन किया है कि अगर बात करें हम धातु खनिज की तो कौन सा ग्रह आएगा, मूल जड़ में कौन आएगा, जीव अथवा प्राणी में कौन आएगा। देखिए, पृथ्वी से उत्खनित सभी खनिज और धातुएं हैं। तो जो वर्ड आया है यहाँ पर धातु, वो धातु क्या है, पृथ्वी से जितनी भी निकली हैं, उत्खनित हैं, वो सारे खनिज और धातुएं हैं। ये दो प्रकार की हैं। पहला समूह स्वर्ण, चांदी और जवाहरात आदि को शामिल करता है। अगर हम पहले समूह की बात करें, इसमें दो समूह बना दिए हैं खनिज और धातुओं में या धातुओं में, कि पहला समूह स्वर्ण, चांदी, जवाहरात आदि को शामिल करता है, जबकि दूसरा समूह मिट्टी, पत्थर और खनिज को शामिल करता है। तो पत्थर भी तो एक तरह से, जैसे हम बात करते हैं नगीनों की, बात करते हैं नगों की, तो वो एक तरह से पत्थर ही है। लेकिन चूंकि चाहे वो दिखने में हो, चाहे उनका उपयोग किसी और में हो, वही पत्थर एक अच्छे नगीने के रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जो उसका दूसरा समूह है वो मिट्टी, पत्थर और खनिज है, और पहला समूह स्वर्ण, चांदी और जवाहरात है। अब एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें संबंध की बात आ रही है। एक वर्ड आ रहा है कार्येश का। आपने बहुत अच्छी तरह, जब मैंने आपको पढ़ाया था P2 में, ताजिक में, तो आप, मैं नहीं समझता कि आप कार्येश से अनभिज्ञ होंगे। आप कार्येश और लग्नेश को अच्छी तरह जानते हैं। तो कार्येश के साथ संबंधित ग्रह, देखिए, प्रश्न शास्त्र में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न करता है वो कहीं ना कहीं किसी एक भाव से संबंध रखेगा, और जो कार्येश है वो भी किसी न किसी भाव से संबंध रखेगा। जैसा हमने ताजिक में पढ़ा था कि हम जब ताजिक में भी किसी न किसी भाव से संबंध बनाकर लग्नेश और ताजिक के साथ और उनको योगों को पढ़ते थे। इसीलिए ताजिक के जितने योग हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोग है। प्रश्न शास्त्र में ताजिक योगों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो ये कार्य से संबंधित ग्रह, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो धातु का प्रकार कौन सा बताया गया है, मोती। यानी अगर प्रश्न कुंडली में किसी कार्य से संबंध सूर्य का बन रहा है तो धातु आएगी पकड़ में मोती। या हमको मान लीजिए मालूम है कि मोती से संबंधित कोई चीज है, मोती संबंधित कोई वस्तु खोई है, या मोती संबंधित कोई प्रश्न है, तो हमको लिंक करना पड़ेगा किसको, सूर्य को। ये एक दूसरे के लिंकिंग है या एक दूसरे के कहना चाहिए रिलेशन में है। जैसे शुक्र और चंद्रमा, इसके लिए धातु कौन सी आएगी, चांदी।
मंगल के लिए पीतल और लाल पत्थर और मूंगा, ये 3 धातु जो आएंगी उसमें पीतल, लाल पत्थर और मूंगा। बुध के लिए स्वर्ण और बृहस्पति के लिए स्वर्ण जड़ित जवाहरात। दोनों में अंतर है, केवल सोने की बात होगी तो वहां पर बुध आएगा, और जब कभी भी बने हुए जवाहरात या बने हुए ऑर्नामेंट्स की बात होगी तो उसमें बृहस्पति आएगा। शनि लोहा, राहु हाथी दांत और हड्डियां, तो इसमें राहु केतु दोनों आ जाते हैं। तो इस प्रकार धातु कितने प्रकार के, 2 प्रकार के समूह हैं, और धातु में मुख्यतः कौन कौन से ग्रह किस किस धातु का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हमने पढ़ा। सेकंड आता है जो इसका इंपॉर्टेंट था, वो था मूल। मूल क्या है? देखिए सभी वनस्पति मूल हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं चाहे प्रकृति चाहे ब्रह्मांड की, तो हमारी धरा पर जितनी भी वनस्पति हैं उनको हम मूल बोलते हैं। इनको भी 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। जो वनस्पति भूमि पर उगती है उसे स्थलज मूल कहते हैं, क्योंकि स्थल को भी हम भूमि बोलते हैं, इसलिए उसको स्थलज मूल कहा जाता है। और जो वनस्पति जल में उगती है उसको जलज मूल कहा जाता है। तो जैसा नाम है वैसे ही इसका नाम है। स्थलज माने स्थल वाली मूल और जलज माने जल वाला मूल। तो वनस्पति 2 प्रकार के समूह में है, स्थलज और जलज। तो इसमें जो जलीय राशियां हैं 4, 8, 10, 11, 12 वो जल में उत्पन्न, और जो दूसरी राशियां हैं वो भूमि पर उत्पन्न स्थलज मूल का प्रतिनिधित्व करती हैं। तीसरा आता है जीव। जीव क्या है? देखिए सभी जीवित चीजें जीव हैं। अब इसमें कई कैडर बन गए कि द्विपाद अथवा 2 पैर, चतुष्पाद अथवा 4 पैर, कीट या कीड़ों में बांटा गया है। तो जीव को भी इन प्रकार में बांट दिया गया है, क्योंकि 2 पैर के, 4 पैर के, 4 पैर से अधिक पैर के भी, और कीट या कीड़ों में अलग अलग, तो सबकी कैटेगरी अलग की है। तो यहाँ पर जब कार्येश के साथ संयुक्त ग्रह की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति अथवा शुक्र, तो जीव का प्रकार होता है द्विपाद। सूर्य अथवा मंगल हो तो जीव का प्रकार होता है चतुष्पाद। अब इसमें अगर सूर्य अथवा मंगल पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो जंगली पशु, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में तो पालतू पशु। इतना अंतर आ जाएगा कि जैसे किसी का पशु खोया है, अब हम वहां पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशन सूर्य अथवा मंगल से बन रहा है, तो वो जो पशु खोया है या जो भी जानवर है, पहली बात तो वो चतुष्पाद है ही, और दूसरी बात अगर वहां पर सूर्य अथवा मंगल पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो कोई जंगली पशु है, और अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में तो कोई वो पालतू पशु है। इसी प्रकार बुध अथवा शनि को जीव के प्रकार में पक्षी के रूप में बोला गया है। इनका जीव का प्रकार पक्षी है। इसमें जो जलीय राशियों में तो जल के निकट रहने वाले पक्षी, और जो दूसरी राशियां हैं जल के अलावा तो भूमि पर रहने वाले पक्षी। चंद्रमा अथवा राहु को कीड़े के रूप में कहा गया है। यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं। अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो विषैले कीड़े हैं, और अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो विषविहीन कीड़े हैं। कीड़े जरूर हैं लेकिन उनमें विषैलापन नहीं है। तो ये धातु मूल जीव का जो सिद्धांत है, जो धातु मूल जीव क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये इस चार्ट के द्वारा बताया गया। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई कुछ समझ में चीज नहीं आई हो। सर ये कीड़ों वाला कॉन्सेप्ट मनुष्य करेंगे। कौन सा? ये जो कीड़े वाला कॉन्सेप्ट है
चंद्रमा पर राहु कीड़े, शैल कीड़े, विषविहीन कीड़े, ये मनुष्यों में कैसे इस्तेमाल होगा? किस चीज का? जो चंद्रमा पर राहु का कीड़े वाला? हाँ जी जी जी। नहीं, तो जब ये तो इंसान केवल कीड़े, नहीं, ये तो केवल कीड़े में ही होगा ना। मनुष्य क्या मतलब है? हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया, समझ रहे हैं? अब हमें मालूम नहीं है किसने काटा है। अब वो प्रश्न पूछने आया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, जो भी प्रश्न है उसके। तो वहां पर जब हम उसकी कुंडली देखेंगे, प्रश्न कुंडली देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनका संबंध चंद्रमा अथवा राहु से बनेगा। अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा तो हम कह सकते हैं कि नहीं, किसी विषैले कीड़े ने काटा है। अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में होंगे तो कह सकते हैं कि नहीं, चिंता की बात नहीं है, ऐसा वैसा कोई बिजली का कीड़ा होगा और तुम देख नहीं पाए हो। तो यहाँ इन चीज़ों का उपयोग हमको ऐसे करना है। आया समझ में? हाँ बात। जी गुरुजी, आ गया। अब हम आते हैं प्रश्न के सामान्य सिद्धांत की ओर। जो प्रश्न कुंडली या प्रश्न शास्त्र जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रश्न के कुछ सिद्धांत हैं। देखिए, हर शास्त्र के कुछ सिद्धांत होते हैं और जो भी चीज़ हम फॉलो करते हैं उसके कुछ सिद्धांत हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे कहा गया है ना कि ज्योतिष अगर हम कर रहे हैं, ज्योतिष अगर हम पढ़ रहे हैं या ज्योतिष हम कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो कुछ ज्योतिष के भी सामान्य सिद्धांत हैं। ज्योतिष के अंतर्गत ही प्रश्न शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। उन सामान्य सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो मैं कुछ वैसे ही आपको जनरल बताऊं जो आपने पहले बेसिक में पढ़े हैं, कि किसी भी ज्योतिषी को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, है ना। ये कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बनाए हुए हैं कि जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे वो हमारे जान पहचान का है या हमसे उसको कोई फायदा है तो हम उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बता दें, खराब नहीं बताएं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसको हम अपनी तरफ से जो उसकी अच्छी बातें उनमें दो चार और बढ़ाकर, तो ज्योतिषकर्ता को एक तो पक्षविहीन होना चाहिए। ज्योतिषी को अपने कार्य और अपने उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए, है ना। और सबसे सबसे बड़ी बात, किसी ना किसी देवी शक्ति का उसको जरूर कहीं ना कहीं से इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कहीं ना कहीं से आध्यात्म से बहुत जुड़ा है। अगर हमने उसको आध्यात्म से नहीं जोड़ा तो हम एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो हमारा साइंस, हमारी विद्या अलग चीज़ है, लेकिन ये कौन आ रही है, किससे आ रही है, या कौन हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो हम ज्योतिष या ज्योतिषी नहीं बन सकते। तो कुछ सामान्य सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं एक ज्योतिषी के बारे में, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमको समझना चाहिए। तो कुछ क्या सिद्धांत हैं या क्या तरीके हैं प्रश्न कुंडली देखने के, वो इसमें बताया गया है। देखिए, आज के समय में या वर्तमान समय कह लें या पुराना समय कह लें, जैसा हम जानते हैं आज के समय में कुछ ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी एक प्रश्न में सीमित नहीं रह पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति आपसे पूछने आया कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। अब पहला प्रश्न उसका केवल इतना है कि केवल आप इतना बता दो कि लगेगी या नहीं लगेगी, मतलब अभी योग चल रहा है या नहीं चल रहा। आपने उसके कुंडली देखकर उसका आंसर दे दिया, तुरंत ही उसका अगला प्रश्न होगा कि लगेगी तो कब लगेगी। अब आप उसके लिए कब के चक्कर में फिर आपने कुंडली देखी और फिर उसका टाइम देखा कि कब चांसेस बन रहे हैं, वो भी आपने बता दिया। तीसरा प्रश्न फिर दिमाग में आ जाएगा कि गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को आदमी ज़्यादा पसंद करता है। तो सबसे पहले पूछेगा गवर्नमेंट लगेगी प्राइवेट लगेगी, वो भी आपने देख के बता दिया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी प्रश्न की जिज्ञासा नहीं खत्म हो रही और आपको बताना है ही। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हमको प्रश्न शास्त्र में उपयोग करना है। सबसे पहले पहला प्रश्न हमेशा कहा गया है लग्न से देखें, मतलब जो प्रश्न कुंडली बनी है उस प्रश्न कुंडली की जो लग्न है उससे देखें। तो प्रश्न कुंडली तो देखिए, आज से अगर कुछ समय पूर्व चले जाएं हम, लगभग 25 साल पहले, तो 25 साल पहले तो कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना नहीं था और इतना भी नहीं था, आ गए थे, लेकिन जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, जो मोबाइल और जो कंप्यूटर जितने हमारे पास आज के समय में अच्छे टेक्निक वाले हैं, वो उस समय नहीं थे। तो उस समय व्यक्ति क्या प्रश्न ज्योतिषी के प्रश्न शास्त्र नहीं बताते थे, सब बताते थे। तो उनको कुंडली बनाने में या कुंडली किस तरह बनानी है वो अपने तरीके से बनाते थे। कई तरीके थे उसमें पुराने, कई प्रचलित तरीके थे और उसके आधार पर वो उसका आंसर देते थे। आज चूंकि हम ऐसे युग में, ऐसे समय में हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हैं। तो प्रश्न कुंडली तो केवल व्यक्ति सामने बैठा है या पूछ रहा है, चाहे फ़ोन पर पूछ रहा है, तो हमने तो केवल उस समय का समय डालना है और समय डालते ही वो कुंडली तैयार। तो हमारी एक मेहनत तो कम से कम इसमें बच गई। अब कैसे देखना है ये हमें सीखना है बस। तो कहा गया है कि पहला प्रश्न लग्न से देखें, दूसरा प्रश्न चंद्रमा से देखें। क्यों देखें चंद्रमा से? आप में से कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों कहा गया है कि दूसरा प्रश्न चंद्रमा से देखें? लग्न से ही क्यों नहीं देखें दूसरा प्रश्न? चंद्रमा जातक का मन है। नहीं, मने तो लग्न से देख रहे हैं तो मन नहीं है क्या? लगन शरीर है ना। और नहीं, तो प्रश्न का यहाँ पर शरीर और मन से क्या संबंध है? जातक का मन जिस स्थिति में होगा वो प्रश्न को निर्धारण करता है, इस कारण। नहीं, देखिए, मन होगा तभी तो प्रश्न पूछ रहा है, तो पहला प्रश्न लग्न से देख रहे हैं, जबकि अगर मन की बात आ रही है तो पहले चंद्रमा से देखना चाहिए। गुरुजी फास्ट चलता है और माँ का कारक है इसलिए। तो तीसरा प्रश्न सूर्य से क्यों लिखा है? मेरा पूछने का ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा का इसमें क्या महत्व है। मेरा केवल इतना पूछने का मतलब है कि पहले लग्न से देख रहे हैं तो दूसरा भी क्यों लग्न से नहीं देख रहे, तीसरा भी लग्न से क्यों नहीं देख रहे, बस इतना बताइए। गुरुजी लग्न से देखेंगे तो प्लैनेट्स तो वहीं बैठे रहेंगे ना फिर। हाँ, बिल्कुल सही, ये बात आपने पकड़ी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो प्लेनेट तो वहीं रहेंगे। अब आप व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछ लिया तो दूसरे का आंसर भी तो उसी प्रकार मिलेगा उसको, जो लग्न है उसी से दूसरा में, तो दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए किसी की वृष लग्न थी उस समय, अब हमने पहले प्रश्न का आंसर तो उसका वृष लग्न देख के बता दिया, अब दूसरा पूछ लिया उसने, तो लग्न इतनी जल्दी चेंज थोड़ी हो रही है। जब लग्न चेंज नहीं हो रही तो दूसरा प्रश्न का आंसर हम कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए ये तरीका बताया गया है कि अगर ऐसी संभावना बनती है, हमारे कितना हम धन्यवाद दें कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, हमारे जितने ऋषि मुनि थे कितने बुद्धिमान थे। हम तो बिल्कुल उनके सामने कुछ भी नहीं, मतलब लेश मात क्या, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो उनकी बनाई हुई चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो तो बना के चले गए। आप इतना ही अंतर समझ लीजिए कि उन्होंने तो चीज़ों को तैयार किया और आज हम केवल उनको पढ़ रहे हैं, हम कोई नया नहीं कर रहे, हम तो केवल पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप उनकी थिंकिंग देखिए कि उनकी थिंकिंग भी कितनी ज़बरदस्त थी कि वो जानते थे कि व्यक्ति या मनुष्य की ऐसी मतलब एक उसकी कैरेक्टर में बसा ही रहता है कि वो एक प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता,
वो तो आप जब तक रोक नहीं लगा दो कि भैया नहीं, मैं तो आपको केवल 2 प्रश्न के आंसर दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट आइए और आप प्लीज जाइए, अगली बार आना, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम वैसे ही देख रहे हैं तो आपने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जनरल बातचीत में या जनरल प्रश्न पूछने व्यक्ति आता है तो वो एक के पीछे एक उसकी कड़ी चलती आती है। तो ये कोई उसकी ऐसा नहीं है कि ये कोई हमको परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन स्वाभाविक है जब वो पूछने आया तो उसको लगता है कि अरे मैंने ये पूछा तो मैं इसके आगे और पूछ लूँ, ये पूछ लिया तो कुछ और पूछ लूँ। तो इसका तरीका बताया गया है, क्योंकि प्रश्न कुंडली उस समय के प्रश्न से बनती है। अब प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली में यही अंतर आ गया। जन्म कुंडली तो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। वहां पर वो प्रश्न पूछेगा कोई व्यक्ति तो उसके आंसर हम उसी कुंडली से देख के बताएंगे। ये बात अलग है कि उसके प्रश्न के जो उसके प्रश्न का जो विषय है वो हम उसके भाव से और दशांतर दशा में जाकर टाइम पीरियड देखकर बताएं। लेकिन यह प्रश्न शास्त्र में चूंकि जब लग्न की बात आ रही है, पहले प्रश्न हमको लग्न से देखना है। अब जब दूसरा प्रश्न आ गया तो अगर उसी लग्न से देखेंगे तो हमारा तो लिए वो वहीं की वहीं फिर रिपीटेशन हो जाएगा, आंसर तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए कहा गया है पहला प्रश्न लग्न से देखें, दूसरा प्रश्न पूछा गया है तो चंद्रमा से देखें, तीसरा प्रश्न सूर्य से देखें, चौथा प्रश्न बृहस्पति से देखें, पांचवा प्रश्न प्रश्न कुंडली में शुक्र अथवा बुध में जो बलवान हो उससे देखें, छठा प्रश्न प्रश्न कुंडली में शुक्र अथवा बुध में से जो बलीन हो उससे देखें। तो यहाँ पर 6 प्रश्न का तरीका एक बार में पूछने का हमारे शास्त्रों ने बताया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में कुछ एस्ट्रोलॉजर इन जो प्रश्नों का विश्लेषण है वो प्रश्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति और इसके नवांश के प्रयोग द्वारा भी करते हैं, और इस योजना में मान लीजिए वो पहला प्रश्न लग्न से देखते हैं, दूसरा प्रश्न नवांश लग्न, पहला प्रश्न दूसरा तीसरा प्रश्न चंद्रमा से देखा, चौथा नवांश चंद्रमा से देख लिया। अगला पांचवा प्रश्न अगर चौथा प्रश्न अपने पांचवा प्रश्न अगर सूर्य से देखा तो छठवां नवांश सूर्य से देख लिया, सातवां बृहस्पति से देखा तो आठवां नवांश बृहस्पति से देख लिया, नवा प्रश्न शुक्र अथवा बुध में जो बलवान उससे देखा तो 10वां प्रश्न शुक्र अथवा बुध में जो बलवान हो उसके नवांश से देख लिया। इसी प्रकार 11वां प्रश्न शुक्र व बुध में जो बलहीन हो उससे देख लिया, और 12वां प्रश्न बुध अथवा शुक्र में जो बलहीन हो उसके नवांश से देख लिया। तो यहाँ पर उनके पास 12 प्रश्नों के एक बार में 12 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और चूंकि आप इस लाइन में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपने कई किताबों में या वैसे भी पढ़ा होगा कि प्रश्न कुंडली पर ज़्यादा काम या कहना चाहिए ज़्यादा उपयोग साउथ के लोग करते हैं, और साउथ में ज़्यादा उपयोग होता है इसका। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर नाड़ी और प्रश्न कुंडली ज़्यादा चलती हैं तो वहाँ पर ये तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसे इस तरह से 12 प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। अब हम जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, प्रश्न करता है तो उसने प्रश्न पूछने के समय उसकी कुंडली हमने बना ली, सभी प्रश्नों का विशेष लगने से किया, उसके विविध प्रश्नों के उत्तर विभिन्न कार्य भाव से भी कर सकते हैं। एक तरीका यह भी है जैसे हमने ताजिक में सीखा था कि मान लीजिए प्रश्न कुंडली एक बार बन गई और किसी ने प्रश्न पहले स्वयं की नौकरी से संबंधित पूछा, तो हमने लग्नेश और कारेश जो दशम भाव है दशमेश, उसका विश्लेषण करके उसका उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न उसने अपने बच्चे के संबंध में पूछा, संतान के संबंध में पूछा, तो हमने वहां पर लग्नेश और कार्येश पंचमेश को बनाकर उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्योंकि अगर उसी समय कोई दूसरा प्रश्नकर्ता आ जाता है तो उसका उत्तर हम चंद्र कुंडली बनाकर दे सकते हैं, या उस समय हमारे पास 2 या 3 लोग बैठे हैं, अगर वेटिंग में हैं तो हो सकता है हम एक का प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, चूंकि समय वही एक सही है, लग्न इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रही है, और दूसरा प्रश्नकर्ता आ गया उसका प्रश्न उसी समय 1 या 2 मिनट या 5 मिनट के बाद ही
प्रश्न पूछा गया है, तो वहाँ पर फिर हम चाहें तो उसका उत्तर हम चंद्रकुंडली बनाकर दे सकते हैं, और पहले को हम उसके जो लग्न कुंडली है उसके और भावेश या कार्येश के साथ मिलाकर दे सकते हैं। तो ये था तरीका कि हमको प्रश्न कुंडली कैसे बनाकर उसका उपयोग कैसे करना है, उसके सिद्धांत क्या हैं, किस तरह से एक प्रश्न से लेके 12 प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। कोई डाउट है किसी को अभी तक? सर मतलब जैसे कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो हमको बार बार नहीं बनानी है प्रश्न कुंडली? देखिए, आप बनाएंगे भी अगर प्रश्न कुंडली तो वही बनेगी ना। वही 5 बनेगी, हाँ मिनट, जी। हाँ 5 मिनट के बाद कोई आ गया है, 10 मिनट के बाद कोई आ गया, बाई चांस की बात अलग है कि एक आध कोई गिरे बिल्कुल कोई किसी राशि में बिल्कुल जाने को तैयार हो, मान लीजिए चंद्रमा चेंज हो रहा 29 डिग्री का है, और हो सकता है 10 मिनट के अंदर ही बाई चांस वो अगली राशि में चला गया, तो चंद्रमा ही तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ हम लग्न की बात कर रहे हैं वो तो वही रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कि ये देखिए, संभावना सब कुछ है कि 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में जो लग्न चेंज हो रही है, पता पड़ा एक व्यक्ति आया बिल्कुल उस समय लग्न के आखिरी अंश चल रहे थे, और आपने उसकी कुंडली बना के उसका उत्तर दे दिया, और दूसरा व्यक्ति वहीं बैठा है, पहले वाले के साथ आपने 10-15 मिनट व्यतीत कर दिए, और जब तक दूसरे ने प्रश्न किया तो हो सकता है लग्न उसी समय चेंज हो गई, क्योंकि लग्न कोई पूछ के तो चेंज होगी नहीं कि भैया इसका आंसर दे दो तब मैं चेंज होती हूँ, तो ठीक उस समय चेंज हो गई। तो हमको जो व्यक्ति जिस समय आया है, जो समय पूछ रहा है, तो उस समय की कुंडली बना ले हम। अगर कोई चीज़ अगर चेंज नहीं हो रही है, लग्न वही आ रही है, आपने 5 मिनट पहले किसी व्यक्ति का आंसर दिया है, तो आप उसका चंद्र कुंडली से बना करते हैं, ऐसा इसमें अपने शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है सर मैं ये जानना चाह रही थी, अभी आपने जैसा लग्न चेंज होने से बताया, मान लीजिए जैसे कोई बंदा आज हमसे कोई प्रश्न कर रहा है और प्रश्न कुंडली के अनुसार उसका अलग फलित है, एक कल वही प्रश्न उसके बारे में उसकी वाइफ या उसकी मदर करती है और हम दूसरी प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो क्या फलित बदल नहीं जाएगा? नहीं, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, ठीक है, और जैसे मान उसी लीजिए समय, इस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि उसकी जॉब के बारे में जो भी इश्यू है उसने पूछा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे उसकी वाइफ आती है और वही प्रश्न दोबारा करती है कि मेरे हस्बैंड की जॉब का क्या इश्यू है, या जो भी है वो करती है। हाँ, तो लग्न बदल जाने से, चंद्रमा की डिग्रियाँ बदल जाने से क्या उसी बंदे का फलित जो आज है वही कल भी रहेगा क्या? देखिए, फल वह नहीं रहेगा जो जिस समय वो आई है, उस समय के आधार पर जो आंसर है वो निकलेगा। समझ रहे हैं ना आप? मान लीजिए आज कोई आया, आज उसने खुद ने पूछा प्रश्न, कल उसकी मिसेज या उसकी पत्नी आई और उसने उसी से संबंधित प्रश्न पूछा, तो कल तो पूरी लग्न वगैरह चेंज हो जाएगी ना। आपका कहने का जी, मतलब वही ये है, हाँ, कि मेरा ये मतलब, कहने का तो जी, फलित में थोड़ा अंतर नहीं आ जाएगा क्या? देखिए वही तो प्रश्न कुंडली की विशेषता है। ये हमारा साइंस आज तक, ये हमारा शास्त्र कभी फेल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पर काम करता है, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है वो काम करती है चंद्रमा। चंद्रमा पूरा का पूरा इस कुंडली में काम करता है। तो जब व्यक्ति जो दूसरा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे योग उस चंद्रमा के द्वारा ऐसा कुछ ना कुछ योग बन जाएगा कि जो आपने उसको पहले बताया था लगभग वही प्रकार की स्थिति बनेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कल उसको कह दिया था उसको, हाँ ये बात अलग है कि आप कैलकुलेशन कैसी कर रहे हैं, मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पूछने आ रही है दूसरे दिन, तो कुछ ना कुछ ऐसा योग, कुछ ना कुछ समय ऐसा या प्रश्न कुंडली ऐसी बनेगी कि जो आपने कल बोला था वही का लगभग वही उत्तर आपको आज मिलेगा। जी सर, बस यही जानना चाह रही थी कि कई बार कोई आपको चेक करने के लिए भी कुछ कर सकता है ना, कि आज वही प्रश्न किसी ने किया, कल गलत अलग तरीके से, परसों अलग तरीके से पूछा, तो हमारी वो एक जो फलित करने की श्योरिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आना नहीं, चाहिए ना? कोई फर्क नहीं है, यहीं पर तो हमारा इष्ट काम करता है, जी सर। हमारे इष्ट कहाँ पर काम करता है, यही काम करता है,
क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरे भक्त का अपमान हो, वो नहीं चाहेगा कि जो मुझे पूछ रहा है उसका कहीं गलत या कुछ ऐसी बात निकल जाए। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशन बना देगा कि आपने जो कल कहा था उससे रिलेटेड ही बात आज होगी। सर पर यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि उनकी वाइफ का भाग्य सपोर्ट कर रहा हो हस्बैंड के जॉब के लिए, तो क्या पता उनको पॉजिटिव आंसर मिल जाए। नहीं, इसमें देखिए, यहाँ पर हम उसकी जन्म कुंडली या वाइफ की कुंडली और उसके मिस्टर की कुंडली नहीं देख रहे हैं। यहाँ मान रही है चंद्र कुंडली और चंद्र को अपनी सॉरी प्रश्न कुंडली, और प्रश्न कुंडली तो चाहे किसी के लिए बने वही बनेगी। यहाँ पर किसी का भाग्य या वो प्रारब्ध या वो काम नहीं करेगा। गुरुजी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जो कल बनी थी वो ही आज मिलेगा रिजल्ट। हाँ नहीं, कुंडली सेम नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसी कुंडली बन जाएगी जिसका रिजल्ट उससे मिलता जुलता रहेगा। जी जी। और वैसे दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति हमारे जान पहचान का है ना, कि देखिए आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसमें बताया गया है कि जब प्रश्न कुंडली बनती है तो प्रश्न कुंडली लगभग 1 वर्ष तक काम करती है। जैसे ताजी कुंडली हमने सीखी थी वो भी 1 साल काम करती थी, तो प्रश्न कुंडली भी लगभग 1 वर्ष तक काम कर सकती है। यानी कि वो कुंडली अगर हमने सेव कर ली है तो वो व्यक्ति कभी भी आएगा तो उसको हम उसके आधार पर उसका आगे का भविष्य बता सकते हैं। क्योंकि प्रश्न कुंडली ज्यादातर प्रश्न पूछने कौन आता है? प्रश्न पूछने ज्यादातर वही जातक आता है या तो उनके पास कुंडली नहीं होती, या सही समय नहीं होता, या कुछ ऐसे विशेष प्रश्न है। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था जब जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली का क्या संबंध है, तो कुछ ऐसे विशेष सब्जेक्ट हैं जिनके आंसर हमको हमारे जन्म कुंडली से नहीं मिल सकते, उनके आंसर आपको चंद्र प्रश्न कुंडली से ही मिलेंगे। जैसे मान के चलिए वस्तु का खोना या पाना, है ना, किसी व्यक्ति का लापता हो जाना, तो ये ज्यादातर आंसर आपको, आप चाहेंगे कि आप उसकी जन्म कुंडली देख के बता दें। थोड़ा बहुत ये बता सकते हैं कि हाँ खोया है तो कब मिल जाएगा उसकी दशा देखकर, लेकिन वस्तु खोई है, कैसी वस्तु है, क्या खोया है, किसके पास हो सकती है, कौन ले गया है, घर का ही आदमी है बाहर का ही आदमी है, ये सारे चीजें आपको जन्म कुंडली नहीं बता पाएंगी। इसके लिए आपको प्रश्न कुंडली का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी जान पहचान का है वो वही प्रश्न रिपीट कर रहा है तो हम कह भी सकते हैं कि कल की कुंडली थी उसका आंसर यही है। बार बार आप अगर एक ही प्रश्न को बार बार पूछेंगे तो उससे प्रश्न की जो काबिलियत है, प्रश्न की जो, क्योंकि देखिए इसमें मैंने आपसे कहा ना, इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है आपका चंद्रमा। मेरे पास जब भी कोई पूछता है तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी तो कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर जैसे मान लीजिए अभी बात चल रही है और बात चलते में कोई किसी बात पर चोरी के प्रश्न के ऊपर बात चल रही है और अचानक किसी ने कहा कि अरे मेरी भी वो चीज़ मिल नहीं रही है, मोबाइल खो गया है, आप बता दो जरा। तो यहाँ पर जिस समय वो जो बात कर रहे हैं और बात करते समय प्रश्न पूछ लिया तो उस समय की प्रश्न कुंडली से आंसर सही नहीं निकलेगा। आंसर हमेशा तब सही निकलता है जब हमारे भाव में, हमारे मन में, हमारे एक मतलब कहना चाहिए जब हमारा चंद्रमा काम कर रहा है, हमारा मन हमको बोल रहा है कि मैं जब परेशान हूँ, या तो आदमी देखिए अचानक जब तुरंत ही ऐसी शायद घटना घटती है तो वो तुरंत फोन लगाता है, तो उस समय बहुत काम करता है कि उसी समय आदमी परेशान है, उसी समय उसका पूरा मन, पूरी उसकी मानसिक स्थिति उस घटना से जुड़ जाती है जो घटना उसके साथ घट चुकी है। चाहे उसके कोई चीज खो गई, कोई चीज उसके साथ, या उसका कोई प्रिय व्यक्ति हो गया या चला गया, तो जो उस समय की मानसिक स्थिति है वो उस समय अगर प्रश्न पूछेगा तो वो उस समय के प्रश्न के आधार पर बनी कुंडली से आंसर बहुत सटीक निकलेगा। या फिर जब हमारा मन कर रहा हो, मतलब मैंने कहा ना जैसे एक बातचीत चल रही है, बातचीत चलते में किसी ने पूछ लिया तो वो उस समय का प्रश्न का आंसर सही निकल नहीं सकता। जिस समय हमारा मन करे कि नहीं, मुझे अचानक लगा कि मुझे इस समय पूछना चाहिए, मेरे साथ ये परेशानी है,
और उस समय भले ही बताने वाला उस समय आप अवेलेबल नहीं है, आपने केवल समय को नोट कर लिया कि मैं ये समय मेरे दिमाग में आया, इस समय 6:45 है, और उस समय को आपने नोट करके फिर बाद में बात की और बताया कि मैं उस समय का प्रश्न जब मेरे दिमाग में आया था उस समय ये समय था, वह प्रश्न कुंडली बनाकर दिया गया आंसर सटीक निकलेगा। तो कई तरीके हैं जो हमको सीखना है कि हम प्रश्न कुंडली को कैसे उपयोग करें, कैसे सीखें। अब एक कुछ तरीके बताए हैं। जैसे मान लीजिए मुंबई में जन्मे एक व्यक्ति जो दिल्ली में प्रश्न पूछता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म मुंबई में हुआ है और वो व्यक्ति दिल्ली गया किसी काम से और वहां पर किसी के वह प्रश्न पूछने गया, तो वहां पर प्रश्न लग्न उचित स्थान के लिए लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न, क्योंकि आप जब कुंडली बनाएंगे तो स्वाभाविक है आप उस समय का टाइम, डेट और प्लेस भी डालेंगे। तो प्लेस ये नहीं है कि आप उसका बर्थ प्लेस डालें, हमेशा बर्थ प्लेस की जगह वह प्लेस डलेगा जहाँ पर वो प्रश्न पूछा गया है। जैसे इस मामले में दिल्ली में पूछा गया है। तो पहला सिद्धांत ये है, जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का जो अपना स्थान है वो लिया जाएगा जहां पर कि वो प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर प्रश्नकर्ता अपने मन में विचार आने के समय को लिख ले, जैसे मैंने भी आपको बताया था, और परामर्श के दौरान उस समय को नोट कर ले, तो यह स्थिति एक बच्चे के गर्भाधान और प्रसव जैसी है। अतः हमें उस समय के लगने की गणना चेक करना चाहिए जब प्रश्नकर्ता वास्तविक रूप से ज्योतिषी के पास जाए। तो मतलब मान लीजिए आप घर पर उपस्थित नहीं हैं और आपकी अनुपस्थिति में घर पर एक प्रश्नकर्ता या कोई जातक आया है या फोन आता है उसका, और आपका घर का कोई सदस्य, आपका पुत्र उस समय को लिख लेता है और आपके लौटने पर उस फोन के संदर्भ में आपको बताता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय का लगन निर्धारित करें जब पहले फोन आया था। मैंने कहा ना, जिस समय फोन आया पहला समय, भले ही आप अवेलेबल नहीं थे लेकिन उस समय को आपने नोट कर लिया। तो चूंकि आज के समय में ये सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान है, हमारा मोबाइल सब कुछ बता देता है। जिस समय कॉल आया है उस समय की कॉल हमारे पास है, अगर हमने नहीं उठाई है और वो व्यक्ति कहता है कि अरे सर मैंने आपको फ़ोन लगाया था और मैं उस समय ये पूछना चाह रहा था, तो हमको उस समय को नोट कर कर प्रश्न कुंडली बनाना चाहिए। एक प्रश्नकर्ता अमेरिका से एक पत्र लिखे और उस पत्र में दिनांक और समय लिखे। अब आप लग्न का निर्धारण कैसे करेंगे? यदि वह पत्र आपको 5 दिन पश्चात दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में प्राप्त होता है, तब इन मामलों में लग्न निर्धारण उस समय तिथि और स्थान का होगा जब ज्योतिषी पत्र प्राप्त करे। तो यहाँ पर अंतर है, क्योंकि उस समय जमाना पत्र का था, पत्र को इस समय इतना समय लग गया, तो यहाँ बताया गया कि आप उस समय के लग्न निर्धारण को लें जिस समय आपने वो पत्र प्राप्त किया है, और स्थान भी वही होगा। भले ही वो अमेरिका लिख रहा है, अमेरिका में लिख रहा है, लेकिन यहाँ जब ज्योतिषी जिस स्थान पर उस पत्र को प्राप्त कर रहा है तो वहाँ पर उस स्थान का नाम वही रहेगा और समय वही आएगा जिस समय आपने प्राप्त किया है। मान लीजिए किसी ने कॉल किया, कॉल मान लीजिए लंदन से आया और व्यक्ति आपसे सीधा प्रश्न पूछता है, मानो आपके सामने बैठा है। आज के समय तो हम वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं। तो उस समय उस मामले में भी लग्न उसी स्थान के लिए निर्धारित होगा जहाँ ज्योतिषी रहता है। तब आप ये कॉल करते समय, बात करते समय आप उसकी कुंडली में स्थान लंदन नहीं डालेंगे। आप अगर ग्वालियर में बैठ के आंसर दे रहे हैं तो आप उस समय ग्वालियर डालें। माने एक व्यक्ति दूरभाष पर आपसे प्रश्न पूछता है, भले ही आप उससे 2 दिन बाद मिलने का समय देते हैं, तब उस समय के लिए प्रश्न लगने की गणना करें जिस समय आपकी उस व्यक्ति से बात हुई थी। क्योंकि मैंने कहा ना, उस समय का चंद्रमा काम आएगा जब उसके मन में प्रश्न आया था। भले ही आपके पास उस समय नहीं है, आपने उससे कह दिया कि या तो मैं 2 दिन बाद मिलूंगा या आपको 2 दिन बाद आपको आंसर दूंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ,
तो नोट आपने कर लिया जिस व्यक्ति ने जिस समय आपसे प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, क्योंकि जरा सी भी गलती होती है तो फिर हम दोष जो है अपने को नहीं देते, दोष पूरा शास्त्र को देने लगते हैं कि अरे उसमें तो ऐसा लिखा है और यहाँ तो जो है ऐसा हो रहा है, उसमें तो पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में, हमारी समझ में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये था समय को कैसे निर्धारित करें, मतलब जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है उस समय को आप कैसे निर्धारित करें जिससे कि आप उसका सही कुंडली बना सकें और सही आंसर निकाल सकें। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक की ओर, और वह है लग्न का परीक्षण। देखिए, लग्न का परीक्षण किसी भी विश्लेषण के लिए लग्न एक प्रारंभिक बिंदु है और अच्छी भविष्यवाणी के लिए इसका सूक्ष्म परीक्षण अति आवश्यक है। तो लग्न का परीक्षण सबसे ज्यादा करना और सूक्ष्म परीक्षण करना प्रश्न कुंडली में अति आवश्यक है। सबसे पहले लग्न में होने वाली जो राशियां हैं उनको देखना कि वो शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है या उभयोदय है। तो शीर्षोदय जो राशियां जैसे 3, 5, 6, 7, 8 और 11 हैं, यह सामान्यतः प्रश्न की सफलता यानी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल है। तो जैसा जब हम प्रश्न का उत्तर निकालते हैं तो हम उस प्रश्न के उत्तर को कुछ जो है परसेंटेज में डिवाइड कर दें। कि मान लीजिए मेरा जो तरीका है कि मैं 5-6 तरीके से प्रश्न का उत्तर निकाल रहा मेरे हूँ। कपड़े ठीक है ना नेत्रा? तो उन 5-6 के तरीकों में गोली खाई सबसे पहला जो हाँ। अरे आप म्यूट कर दीजिए, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो सबसे पहला जो तरीका है, मान लीजिए आपने लग्न देखा और शीर्षोदय है तो आपने 20% उसको दे दिए कि सबसे पहले हमने लग्न देख ली, लग्न को आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो एक 20% उसका दे दिया। फिर लग्नेश कहाँ गया है, लग्न कैसी है, खराब है, अच्छी है, फिर उसमें बैठी हुई राशि कैसी है, और फिर कार्येश, जो अगले और चीज़ें हैं उनको थोड़े थोड़े परसेंटेज करके हमने उसका आंसर निकाल लिया। अगर हमारे क्वेश्चन में 80% से ज़्यादा अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आंसर नेगेटिव है। तो लेकिन कई प्रश्नों के आंसर एक बार में देखने पर ही, लग्न के देखने से पता पड़ जाते हैं कि प्रश्न का उत्तर पॉजिटिव है या नेगेटिव। जबकि इसी प्रकार से लग्न में अगर पृष्ठोदय राशियां आ जाएं तो वो विवाद, समस्याओं, प्रश्न की सफलता को दर्शाती हैं। और विशेषतः जब यह एक अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो। अगर पृष्ठोदय राशि आ गई जैसे 1, 2, 4, 9 और 10, तो प्रश्न की सफलता को दर्शाएगी, और साथ ही अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और ज्यादा अशुभता आ जाएगी। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं भैया, आपका काम नहीं हो सकता, एक बार में देखने को पता पड़ जाएगा, केवल अगर हमने लग्न देख ली तो। अब अगर लग्न में एक उभयोदय राशि है जो कि मीन है, तो दोनों के बीच में एक जो है ये एक मध्यम फल देती है। यह प्राय शीर्षोदय भांति उत्तम मानी जाती है, लेकिन परिणाम प्रश्नकर्ता के अत्यधिक प्रयासों से संपादित होते हैं। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि प्रयास थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो पहला जो इसका बेस है वो है लग्न। लग्न में भी आपने देखा कि शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है या उभयोदय है। अब दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक है, लग्न में ही हमको देखना कि लग्न चर है अथवा स्थिर या द्विस्वाव, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शीर्षोदय और पृष्ठोदय है। क्योंकि अगर लग्न चर है
तो ये क्या इंडिकेट करती है कि ये वर्तमान स्थिति है वो परिवर्तित होने वाली है, अर्थात वर्तमान स्थिति में कुछ परिवर्तन होने वाला है। उदाहरण के लिए, क्या मैं विदेश, इस प्रश्न के उत्तर में एक चर लग्न परिवर्तन और यात्रा होने को संकेत करती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पूछ रहा है क्या मैं विदेश जाऊंगा, तो इसका मतलब उसकी स्थिति अभी क्या है, अभी तो वही इंडिया में बैठा है, तभी तो पूछ रहा है क्या मैं जाऊंगा। तो जब इंडिया में बैठा है, इसका मतलब अभी की स्थिति उसकी इंडिया में है, और चर जो लग्न है सर नेट वीक हो रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है आवाज? सर आ रही चला है? गया, नेट चला गया था, अब आ गया। अच्छा अच्छा, ये शराब कुछ कह रहे हैं कि आप पे हैंड्स ऑन है? जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल। सर, जैसे एक डाउट आ रहा है कि मान लीजिए अपन ने 12 बजे एक प्रश्न कुंडली तैयार करते हैं और जो आपके सामने आया है वो अपना उत्तर लेके चला गया है। अब 12:30 बजे लगभग कोई दूसरा व्यक्ति आता है और प्रश्न कुंडली तो वही बनेगी क्योंकि लग्न भी वही है, चंद्रमा भी वही है। तो उसका सर सवाल जो होगा वो दूसरे सवाल की तरह देखा जाएगा कि पहले सवाल की तरह देखा जाएगा? मतलब लग्न से देखेंगे कि चंद्रमा से देखेंगे? सर फिर नेट चला गया आपका। मतलब भैया ये क्वेश्चन है ना आपका कि जैसे कोई बंदा आया है प्रश्न कुंडली में, उसने 2-3 प्रश्न पूछ लिए, मतलब चंद्र लग्न से भी देख लिया, सूर्य से भी देख लिया, फिर आधे घंटे बाद कोई आए तो कैसे देखना है ना? हाँ वही, क्योंकि कुंडली तो मुझे सेम भी, रहेगी। हाँ कुंडली तो मुझे भी ये क्वेश्चन था कि किस क्या। सर का नेट चला गया आई थिंक। शायद। हेलो। यस जी सर। सर आ गई आवाज। हेलो। जी सर। ये आ गई आवाज। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी सर, हेलो। जी सर।
हेलो, यस सर, अब आ रही है आवाज। आ रही है? हाँ, तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने, बता दीजिए। सर मैं फिर से वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाँ, सर मतलब 12 बजे कुंडली अपन ने तैयार करी, एक जन आया अपना सवाल पूछ के चला गया, 12:30 बजे दूसरा व्यक्ति आया, तो उसका ऑब्वियस सी बात है वो सवाल अपने लिए दूसरा होगा, लेकिन पूछने वाले व्यक्ति के लिए तो पहला सवाल होगा। तो अपन उसको पहले सवाल की तरह ट्रीट करके लग्न से देखेंगे कि दूसरे सवाल की तरह ट्रीट करके चंद्रमा से देखेंगे? देखिए, व्यक्ति दूसरा आया है और इतने समय बाद आया है। मैंने कहा था अगर वहीं पर दो लोग बैठे हैं और उसी पीरियड में अगर कोई पूछ रहा है तो पहले वाले का आप लग्न कुंडली से देख लें और तुरंत जो दूसरा पूछ रहा है उसका चंद्र कुंडली से देखें। लेकिन इतने समय बाद आ रहा है, टाइम पीरियड गैप है, तो आप उसको लग्न कुंडली से ही देखें। अच्छा ठीक है सर, मतलब आधे घंटे का भी अगर समय हो चुका है, हाँ, हाँ, वही है, तो भी वो नए की तरह उसको देखा जाएगा हाँ, पूरा। बिल्कुल। जी ओके सर, थैंक यू। अब मैं आपको थोड़ा सा बचा इसमें लग्न वाले में, ये और बता देता हूँ। तो जैसा भी मैं बता रहा था आपको कि अगर उदित चर लग्न है तो वो कहीं ना कहीं से परिवर्तन बता रही है। मतलब जो अभी की स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। वहीं एक स्थिर लग्न परिवर्तन नहीं बताएगी, जो अभी की स्थिति है वो वैसी की वैसी रहेगी। और 10 लगने के लिए हम डिग्री देखते हैं, 15 डिग्री तक उसको स्थिर की तरह ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको चर की तरह लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक उदाहरण मैंने बताया कि मैं विदेश जाऊंगा, ऐसी स्थिति में अगर चर लग्न है तो मानी बात है कि व्यक्ति अभी यहाँ पर ही है, पूछ रहा है कि मैं विदेश जाऊंगा, तो उसकी स्थिति परिवर्तन होने वाली है। इसी प्रकार क्या रोहित ठीक होगा या नहीं, तो उन्हें चल लग्न में उसकी बीमारी की वर्तमान स्थिति परिवर्तित होने और उसके ठीक होने को बताता है, क्योंकि अभी वो बीमार है। ठीक होगा या नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब वो बीमार है, और चर लग्न है तो परिवर्तन बताएगा, तो उसके बीमारी को ठीक होने के लिए वो चल लग्न काम आएगी। और शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट चल लग्न बताता है कि परिवर्तन होने वाला है, जबकि अशुभ ग्रह द्वारा दृष्ट लग्न संकेत करता है कि व्यक्ति की परिवर्तन की आशाएं हैं जो पूरी नहीं होने वाली अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो। इसी प्रकार एक स्थिर लग्न किसी परिवर्तन अथवा स्थिति में कोई बदलाव सूचित नहीं करती। जैसे व्यक्ति विदेश नहीं जाएगा और रोगी भी ठीक नहीं होगा। जो ऊपर जो दो प्रश्न थे, अगर उन प्रश्नों की अगर हम बात करेंगे तो उस प्रश्न में यही वाली बात आएगी कि व्यक्ति अगर स्थिर लग्न हो जाएगी तो विदेश नहीं जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति उसकी वहीं की वहीं है, वो गया नहीं है। और अगर बीमारी की बात करेंगे तो अभी आदमी बीमार है, और अगर स्थिर लग्न आ रही है इसका मतलब वो अभी वो बीमारी रहेगा, ठीक नहीं होगा। द्विसव लग्न में हम दो प्रकार से देखते हैं। पहली बात तो ये देरी और कठिनाइयां सूचित करती है, और दूसरी बात द्विसव लग्न को हम अंशों के आधार पर देखते हैं। यदि 0 से 15 डिग्री के बीच की है तो ये स्थिर लग्न की ओर है, और अगर 15 से 30 के बीच की है तो ये चर लग्न की ओर है। तो डिग्री के आधार पर आप देख लें, अगर ये 15 तक है तो इसको स्थिर लग्न मानते हुए वैसे ही ट्रीट करें, और 15 से ऊपर है 30 के बीच में तो ये चर के निकटतम है। तो ऊपर वाले उदाहरण में इसी में एक ही तरह के प्रश्न को विभिन्न तरीकों से पूछने पर विभिन्न परिणाम मिलते हैं। एक मामले में चर लग्न में रोगी ठीक हो जाएगा और दूसरे में रोगी मर जाएगा। सामान्यतः लग्न में एक शुभ ग्रह प्रश्न के लिए अच्छा है और लग्न को बल प्रदान करता है, और जबकि अशुभ ग्रह प्रश्न के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हमने जो इसके बेसिक सिद्धांत थे प्रश्न शास्त्र के, खासतौर पर धातु, मूल और जीव, जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा आगे चल के, उसके बारे में समझा।
और इसके बाद फिर समय का निर्धारण कैसे करें कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठा है और प्रश्न कहीं पर पूछा जा रहा है तो हमको स्थान और टाइम कहाँ का लेना है। इसके बाद हमने शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयोदय राशि, इसके द्वारा प्रश्न में कैसे उपयोग करें। और अंत में लग्न, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खासतौर पर चर लग्न, स्त्री लग्न, घीसवाव लग्न, किस तरह से इसका उपयोग है। ये सारी चीज़ों को आज क्लास में डिस्कस किया है और मैं समझता हूँ कि आपको अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, क्लियर है सब। नहीं सर कोई doubt नहीं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। और जिन लोगों के फॉर्म रह गए, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि आज उसको 2 मिनट का काम है और तुरंत उसको आप फॉरवर्ड कर दें, जिससे कल हम उसको अप्रूव करके आगे बढ़ा सकें। ठीक है जी सर। गुरुजी एक टाइम के लिए पूछना था, ये यही टाइम रहेगा गुरुजी या 7 o'clock को होगी क्लासेस? नहीं, वो तो आज मेरे को जरा 7 बजे कहीं जाना था, इसलिए मैंने 6 बजे की है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है गुरुजी। आप लोगों को ये ज़्यादा सूट करता है क्या? गुरुजी नहीं, मेरी बेटी की क्लासेस होती है तो इसलिए मैंने कहा सर से कंफर्म उनसे बात कर लूं, जो आपको ठीक लगे वो बता दीजिए। 6 बजे जी का बेटर रहेगा जी गुरुजी, हम लोगों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए। और कम से कम थर्सडे के दिन तो वो मंदिर जाने का रहता है, फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो और जाती है। वो 7 to 8 है ना गुरुजी, बहुत लेट हो जाता है घर पे। चलिए, तो मैं 6 बजे का कर देता हूँ, है ना। जी गुरुजी। बाई चांस किसी दिन ऐसी कोई बात होगी, मान लो ऑफिस से लेट हो गया, तो भले ही 7 कर दूंगा, लेकिन 6 बजे का मान के हाँ चलिए। जी, ठीक है गुरुजी, नो प्रॉब्लम गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को। जय जय गणपति। जय गणपति। ठीक है सर।